नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन शर्मा और मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आईपीओ सीरीज़, आईपीओ एनालिसिस सीरीज़ में हम आज मॉड्यूल नंबर 9 की बात कर रहे हैं, जो कि स्ट्रैटेजी फेस है। आईपीओ स्ट्रैटेजी कैसे हो, कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए आईपीओ अलॉटमेंट्स का और लिस्टिंग गेन्स का, और हर एक इंसान के नॉर्मल पोर्टफोलियो में आईपीओ का परसेंटेज एलोकेशन कितना होना चाहिए, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के मॉड्यूल में हम 4 मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम रिकैप करेंगे टॉप 10 आईपीओ चेकलिस्ट पॉइंट्स को, जो हमने पिछले 8-9 मॉड्यूल्स में स्टडी किया है। इसके अलावा पोर्टफोलियो एलोकेशन रूल्स क्या होंगे, फैमिली एप्लीकेशन स्ट्रैटेजीज़, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे फैमिली एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी भी लग सकता है। एंड एट लास्ट, आईपीओ से आप जो भी गेन करेंगे उसकी टैक्स प्लानिंग कैसे होगी, दैट वी हैव टू लुक फॉर। सो इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं इस मॉड्यूल में। सो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं 10 ऐसे पॉइंट्स जो कि आईपीओ सिलेक्शन की चेकलिस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को एक पॉइंट्स अलॉटेड किए हैं, और वो पॉइंट्स के हिसाब से हम ये चेक कर पाते हैं कि हमें आईपीओ में जाना है या नहीं जाना है। अगर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 20% से ऊपर है सालाना फॉर कंसिस्टेंटली 3 इयर्स, तो उसको 2 पॉइंट्स हम अलॉट करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड है, क्लीन रिकॉर्ड्स हैं, तो उसे 1 पॉइंट अलॉट करेंगे। इसके अलावा अगर प्रॉफिटेबल या क्लियर पाथवे टू प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, उसको 1 पॉइंट मिलेगा। लार्ज टाइम को अगर हम एड्रेस कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट ग्रोथ है और उस इंडस्ट्री में अभी बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। पी अगर रीजनेबल है, सेक्टर पीयर से अगर कम है, तो उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू अगर क्लियर है, कोई जनरल पर्पस 25% से ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्रमोशंस कंपनी नहीं कर रही है, देन वी गिव देम 1 पॉइंट। QIBs अगर ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं 10 टाइम से ज़्यादा मिनिमम, तो 1 पॉइंट मिलेगा। पॉजिटिव GMP है अक्रॉस ऑल 3 साइड्स, 10% से ऊपर का लिस्टिंग गेन वो सेंटिमेंट शो कर रही है, तो 1 पॉइंट मिलेगा। कोई मेजर लिटिगेशन या रेगुलेटरी इश्यूज़ नहीं है, तो 1। फ्रेश अगर इशू है तो हमें 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर ये स्कोर 8 to 10 पॉइंट्स आ रहा है, तो आपको स्ट्रांगली अप्लाई करना चाहिए। अगर ये 6 to 7 आ रहा है, तो लिस्टिंग गेन के लिए सोचिए। अगर 5 से भी कम है, तो 101% स्किप करना ही ज़्यादा बेटर होगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये पॉइंट्स बनाने से, ये रैंकिंग सिस्टम लगाने से हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा इस मार्केट्स में डिसीजन मेकिंग करना कि हमें आईपीओ में जाना है या नहीं जाना है। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस आईपीओ चेकलिस्ट से। ये पॉइंट जर्नी से हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस आईपीओ की एप्लीकेशन रैंक क्या है, और उस रैंक के अकॉर्डिंगली हम कॉन्फिडेंटली आईपीओज को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि किसी भी एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना प्रतिशत पोर्टफोलियो अलोकेटेड रहना चाहिए टूवर्ड्स आईपीओ। अगर एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है, तो उसमें हम 5 से 10% फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आईपीओ। ज़्यादातर आईपीओस में जिसमें चेकलिस्ट 8 to 10 रैंकिंग्स दे रही हैं, उसमें अप्लाई करें। इसके अलावा प्री आईपीओस मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, 1 लॉट ऑफ रिटेल। मोस्टली इस्टेब्लिश सेक्टर्स के आईपीओस पे ही आप पैसा लगाएं, और प्राइमरी गोल रखें कि लिस्टिंग गेन अगर होता है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट एग्जिट कर लीजिए। अगर आप मॉडरेट प्रोफाइल के पोर्टफोलियो में हैं, तो मैक्सिमम आप 15% तक अपने पोर्टफोलियो को प्लान कर सकते हैं। 6 से 10 चेकलिस्ट के आईपीओस में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लिस्टिंग गेन्स और कुछ पोजीशंस अगर आपको लगता है फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस कंपनी में एक कॉम्पिटिटिव मोट है,
तो आप होल्ड भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए। फैमिली अकाउंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगा। अगर आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो में हैं तो आप 20% से ज़्यादा पोर्टफोलियो एलोकेट कर सकते हैं टूवर्ड्स IPO। मल्टीपल फैमिली अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आप लगा पाएँ और अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके बहुत फेवर में होगा। रिसर्च बैक्ड ओनली ही आपको IPOs लगाने हैं, कोई टिप्स का यूज़ नहीं करना है। मिक्स ऑफ लिस्टिंग प्लस होल्ड लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स, ये कॉम्बिनेशन आपका बढ़िया रहेगा। स्मॉल कैप IPOs भी आप लगा सकते हैं, इवन SME IPOs भी आपके लिए कंफर्टेबली रहेगा। सो मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से, मेरी कंजर्वेटिव प्रोफाइल के हिसाब से मेरे को पता करना पड़ेगा कि मेरे को कितना एप्लीकेशन या कितना एलोकेशन रखना है फंड्स का इन माय पोर्टफोलियो। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन रूल्स के क्लैरिटी आ गया होगा आपको कि मैं कितना फंड कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टूवर्ड्स IPO और मुझे किस तरीके से अपने IPOs को प्लान करना है और लिस्टिंग गेन्स या होल्डिंग्स को जस्टिफाई करना है। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे ये बात करते हैं कि सर आजकल IPOs में अलॉटमेंट नहीं आता, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड होती है। तो रिटेल कैटेगरी और HNI कैटेगरीज़ में दो तरीके के ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप ये मैक्सिमम अलॉटमेंट्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करिए। एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेशन जाता है, हमें पता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाना पड़ेगा। हमारी फैमिलीज़ में अगर और भी अकाउंट्स हमारे पास हैं तो उनको भी यूज़ करिए, जिससे आप ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर पाएँ फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट। अगर आपका इंक्रीज चांस है, बेटर अलॉटमेंट है, तो वो भी आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। HNI कैटेगरीज़ में अगर आप जाएंगे तो HNI कैटेगरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ लॉट्स आपको प्लान करना पड़ेगा। आप डिफरेंट पैन कार्ड्स यूज़ करके भी अपने HNIs की एप्लीकेशंस और ज़्यादा लगा सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम अलॉटमेंट पोटेंशियल। हायर क्वालिटी मैक्सिमम, जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा उतना ही ज़्यादा अलॉटमेंट की संभावनाएं आपके लिए बढ़ेगा। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू यूज़ मैक्स अलॉटमेंट शेयर स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ फैमिली एप्लीकेशन स्ट्रैटेजीज इन IPO। सिर्फ एक पैन कार्ड से एक एप्लीकेशन लगाने से आजकल अलॉटमेंट्स नहीं मिलते हैं। सो प्लानिंग करिए कि आप पूरी की पूरी फैमिली के लिए आप अकाउंट ओपन कर पाएँ। सो इवन आपके पेरेंट्स, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे अगर माइनर हैं तो भी वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी एक अकाउंट आपको ओपन कर सकते हैं। पेरेंट्स का एक HUF अलग से हो सकता है, आपका फैमिली का जो एक न्यूक्लियर फैमिली का जो HUF है वो अलग से हो सकता है। मतलब 2 HUF अकाउंट आपको मिल गया, एक पेरेंट्स का HUF, एक आपका, दूसरा आपके दोनों पेरेंट्स, तो 2 + 2 4, आप और आपकी वाइफ, ये 2 अकाउंट और हो गए तो 6, 2 अगर आपके बच्चे हैं तो 2 उनका हो गया। सो आप 8 एप्लीकेशंस इजीली फैमिलीज़ के डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट्स खोल के आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं। थोड़ा मैनेजमेंट इश्यूज़ होगा, आप रिकॉर्ड मेंटेन करिए और प्रॉपरली उनका वर्कआउट करिए। एक एप्लीकेशन एक पैन कार्ड पे ही वो अप्लाई हो पाएगा। सो अगर एक छोटा फैमिली है, ठीक ठाक फैमिली है, तो 8 अकाउंट्स वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। स्प्रेड करिए इन्वेस्टमेंट्स को वाइसली, जिसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, जिसमें आपको लगता है कि आपको IPO अलॉटमेंट्स मिलेगा, सब्सक्रिप्शंस भी ठीक है, उसमें आपको वाइसली अपना इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी आप केयरफुली वर्कआउट कर लीजिए। आपका बैंक अकाउंट, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीमैट अकाउंट, वो सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए। और प्रॉपर प्लानिंग के साथ, सिर्फ गैस वर्क यूज़ मत करिए, सिर्फ टिप्स को यूज़ मत करिए, प्रॉपर रिसर्च करके अपने IPOs को वर्कआउट करिए। इसके अलावा टैक्स प्लानिंग पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने सभी फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट ओपन किए हैं तो उन सबकी इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे माइनर हैं तो वो जो भी उनके गार्जियंस हैं उनकी ही इनकम में वो एड ऑन होने वाला है। टैक्स प्लानिंग बहुत ही ईजी है,
लिस्टिंग शेयर से अगर आप जो भी गेन कर रहे हैं वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में जाएगा। 1 साल से पहले अगर आपने एग्जिट किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 1 साल के बाद में अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। अगर मुझे उससे भी टैक्स सेविंग करनी है तो मुझे ATC या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करके मैं वो पैसा बचा सकता हूँ। और आपको रेगुलरली प्लान करना पड़ेगा आपके कैपिटल गेन्स को, प्लस फाइलिंग्स में भी आपको इन सारे डेटा को मर्ज करना पड़ेगा। जो भी लोग फैमिली IPO स्ट्रैटेजीज में जा रहे हैं उन्हें IPO गेन्स की भी टैक्स प्लानिंग प्रॉपरली करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप सभी को पता है 15% का टैक्सेबिलिटी आपके ऊपर लगता है उन शेयर्स पे जिसको आपने विदिन 1 ईयर्स के अंदर सोल्ड आउट कर दिया है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हमने 100 रुपीज़ पे बाई किया किसी शेयर को, 6 महीने के अंदर हमने उसको 150 रुपीज़ पे सेल कर दिया तो 7.5 रुपीज़ का आपका टैक्स लागू होगा। जो भी प्रॉफिट आपने डिफरेंशियल अर्न किया है, से 50 रुपीज़ का आपने प्रॉफिट अर्न किया, 15% आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 7.5 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% का टैक्स लगता है। आफ्टर 1 ईयर अगर आप गेन कर रहे हैं और ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज़ के ऊपर गेन कर रहे हैं तो ही आपका टैक्स लगेगा। अप टू 1 लाख रुपीज़ तक यू आर सेफ। अगर आपने 10 रुपये 100 रुपये पे बाई किया, 200 रुपये में अगर उसको 1 साल के बाद में बेचा तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपीज़ के प्रॉफिट पे 10% का टैक्स विच इज़ 10 रुपीज़, बट अप टू 1 लाख रुपीज़ तक पर ईयर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। STT 0.1% होता है ऑन सेल ट्रांजेक्शन, वो आपको पे करना पड़ेगा दोनों ही केसेस में, अगर वो STCG हो या LTCG हो। जो भी डिविडेंड आपको मिल रहा है कंपनी की तरफ से वो ऑलरेडी कंपनीज पे करती हैं तो आपके अकाउंट में वो टैक्स फ्री केस में आएगा। आपको टैक्सेबिलिटी का भी इम्पॉर्टेंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम फाइनली रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से। सबसे पहले हमने एक चेकलिस्ट बनाई, एक रैंकिंग सिस्टम बनाया जिससे हमें पता लगेगा कि हमें IPO में जाना है या नहीं जाना है। दूसरा, पोर्टफोलियो एलोकेशंस डिपेंडिंग ऑन आपका मॉडरेट एग्रेसिव है या कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है, उसके हिसाब से हाउ मच फंड यू आर एलोकेटेड टू दैट वन। फैमिली एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया कि आप इजीली एक छोटी फैमिली में भी 5-6 डीमैट अकाउंट्स ओपन करके अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट को बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न्स में वो होना चाहिए। इमरजेंसी फंड्स, बोरोइंग मनी या एसेंशियल सेविंग्स को कभी भी आप IPOs में यूज़ ना करें। और हर IPO डिसीजंस के बाद में आप चेकलिस्ट स्कोर को देखिए, आपने क्या अप्लाई किया और आपको क्या फाइनली रिजल्ट मिला, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करिए बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर IPO स्ट्रैटेजीज। आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे बहुत सारे IPO के स्टडीज़ के बारे में जो कि बेस्ट या वर्स्ट हैं पिछले लास्ट 2 सालों में। आई होप सो आप इंजॉय कर रहे होंगे इस IPO एनालिसिस को। इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोस और कोर्सेज़ को एनरोल करने के लिए आप स्किल इन्वेस्ट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए सब बस इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड हैव ए नाइस डे।